हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7th लेक्चर है। इसमें आज हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि हीटिंग इफेक्ट और इसके अलावा हम बहुत सारे ग्राफ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो पढ़िए आप मेरे साथ साथ। देखिए, ये एक बैटरी है 20 वोल्ट की। यहाँ हमने इसको की लगाया है, ये एमीटर है और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर। ठीक, देखिए, हमने कई बार थ्योरी में बोला है कि जो कनेक्शन वायर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम इनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के अलावा इस सर्किट में केवल ये बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पे जितना वोल्टेज होगा, वो यहाँ ए पॉइंट पर भी एक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बी पॉइंट पर। तो V वोल्ट अगर यहाँ पर है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम आइडियल केस में V वोल्ट मान लेंगे, रियल में नहीं होता है। ठीक, तो सर्किट में करंट फ्लो होती, रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि जब करंट फ्लो होती है, आप जब की को ऑन करेंगे तो इस वायर के अंदर, जो कनेक्शन वायर है और जो रेजिस्टेंस है वायर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स डालता है, जिससे कि जो है वो इलेक्ट्रॉन स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, जो कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेक्चर में पढ़ा होगा। तो उसका बार बार क्या होता है कि कॉलिजन होता है, कॉलिजन से आयंस के वाइब्रेशन बढ़ते हैं, वाइब्रेशन के बढ़ने से तो ओवरऑल जो है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। यानी हीट जब, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है वायर का, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया है। तो जो एनर्जी होती है वो बार बार बैटरी से ली जाती है। ठीक, और रेजिस्टेंस को सप्लाई करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इस रेजिस्टेंस की जगह अगर इसमें मान लीजिए लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है, जैसे बल्ब वगैरह है, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट कम है, लाइट का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक, तो वो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है ज़्यादातर। ठीक, दोनों में होती है, हीट में भी लाइट में भी। अगर इसकी जगह कोई मोटर लगा होगा, तो मोटर में वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको हमने यहाँ नोट भी किया है, लेट आई करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, इट कैरी चार्ज क्यू। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर चार्ज क्यू लगता है इन टाइम टी, तो आपको मालूम है क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है इस वायर में फ्लो होने के लिए। ठीक, इस चार्ज को फ्लो कराने में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क डन करता है। बेसिकली एनर्जी तो बैटरी या सेल के जो है वो केमिकल रिएक्शन से आती है, अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे। तो वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द वायर। तो पोटेंशियल आपको वैसे ही मालूम है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो क्यू इज इक्वल टू जो है वो आई टी फार्मूला है, यहाँ हमने जो है वो स्मॉल क्यू कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्यू इज इक्वल टू आई टी हुआ और वर्क डन क्यू इंटू वी हो गया। बेसिकली दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होगा, यहाँ क्यू की वैल्यू पुटअप कर दे तो फार्मूला बन गया वी आई टी। ठीक, अब यहाँ v की जगह अगर आई आर डाल दें तो आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, अगर i की जगह v अपान आर डाल दें तो v स्क्वायर अपान आर टी बन जाएगा। ठीक, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से फार्मूले का यूज करते हैं, जैसे आपको डाटा दिए गए हों। इन जनरल में जब वर्क डन आप बैटरी से निकालेंगे और पावर में भी डिस्कस करेंगे, तो आप इसका फार्मूले का यूज करें, वर्क डन बाई बैटरी। और अगर सीरीज कनेक्शन हो तो उसमें करंट कांस्टेंट होती है, कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाने हैं तो एक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो जनरली आई स्क्वायर आर टी का यूज करते हैं। आप इंडिविजुअल में वी स्क्वायर अपान आर टी भी यूज करते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप जनरली देखेंगे कि वी स्क्वायर अपान आर टी का यूज करेंगे। दिस इलेक्ट्रिक वर्क अपियर्स एज हीट इन रजिस्टर, हेंस अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस में हीट के टर्म्स में ये प्रोड्यूस होता है। तो जो अमाउंट ऑफ अगर हीट पूछी जाए तो तब आप इसी का यूज करेंगे, वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपान आर टी। इतना ही वर्क डन जो है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही वर्क डन जो है वो यहाँ से बैटरी भी करती है। अगर सर्किट में कुछ और नहीं लगा है या कई सारे रेजिस्टेंस लगा है, तो मान लीजिए हमें एक रेजिस्टेंस में निकालना है, तो उसका वोल्टेज निकालने और यहाँ पर पुटअप करना है, ये जूल में आंसर आएगा। और आप इसको 4.18 से डिवाइड कर दें तो ये कैलोरी में आ जाएगा।
ठीक है ना? जब भी आप मैकेनिक्स में जब mgh वगैरह लगाते हैं या हाफ mv² लगाएं तो वहां पर वो जूल में होता है, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो 4.18 डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर नोट भी किया है आपको कि इफ डिवाइस इज ए मोटर है देन एनर्जी अपीयर्स एज मैकेनिकल वर्क डन, ना मोटर रोटेट करती है। इफ बैटरी विच इज बीइंग चार्ज्ड, हाँ अगर बैटरी को आप चार्ज कराने भी जाते हैं मार्केट में तो जो बैटरी आपकी होती है जैसे 10 वोल्ट की है तो वो हैवी बैटरी से चार्ज की जाती है। तो जब बैटरी चार्ज कराते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करती है, इनमें पॉजिटिव से बाहर निकलती है। ठीक, तो when if battery which is being charged then appears as a storage chemical energy के टर्म्स में ये एनर्जी आ जाती है। तो अमाउंट ऑफ जो हीट है एच वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, वो प्रोपोर्शनल टू आर है और एक पर्टिकुलर सर्किट में प्रोपोर्शनल टू टी है। ये जो तीनों रूल हैं ये कहलाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट से। ठीक, इसी में आपको मालूम है कि वर्क डन अपॉन अगर टाइम कर देंगे तो पावर आ जाएगी। अगर पावर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो इन मेंटेनिंग द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। पावर वर्क अपॉन टाइम होगा तो पावर वी आई होगा, आई स्क्वायर आर होगा या बी स्क्वायर अपॉन आर होगा। ठीक, केमिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स सप्लाई दिस पावर, जो सोर्स की एनर्जी है वो इसको सप्लाई करती है। हाँ ध्यान रखें ये कॉन्सेप्चुअली आपको पॉइंट बहुत काम आएगा। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू सर्किट, जब कभी सोर्स से सर्किट को उसने कितनी पावर ट्रांसफर की है उसके लिए वी आई का यूज करें, ऐसा कॉन्सेप्चुअली में ले लेते हैं कि वी वोल्ट की बैटरी पर उसने वी वोल्ट पर करंट आई सप्लाई की है तो वर्क डन बाई बैटरी प्रिफर करें वी आई लगाएं वहां पर फार्मूला। ठीक है ना? तो इसके अलावा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट इन ए रजिस्टर, यहाँ पर आप फार्मूला यूज करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएं या आई स्क्वायर आर लगाएं। हमने बता दिया अगर सीरीज कनेक्शन है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए अगर वोल्टेज आपको मालूम है तो वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दें, तो आई स्क्वायर आर लगा दें। अगर पैरेलल कनेक्शन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो वी को कांस्टेंट कर लें। ठीक, अभी आपको लेक्चर में ये बात समझ में आ जाएगी। अगर V 1 वोल्ट है, एम्पियर करंट 1 एम्पियर की फ्लो करा दे तो ये पावर 1 वाट कहलाती है। ठीक है ना? तो पावर की यूनिट जो है वैसे वोल्ट एम्पियर मिलाकर हम इसको जो है वो वाट में बोलते हैं। तो हाँ, इसमें अगर सर्किट में जो है वो जैसे कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, बल्ब लगे हैं, तो जो बैटरी का सिस्टम होता है जिसमें ईएमएफ का सोर्स है वो जो एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। फार्मूला एक ही है दोनों के। जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीटिंग इफेक्ट निकालेंगे तो हम उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे, यहाँ पर सोर्स का वोल्टेज है। तो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन आर एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining the current in an electric circuit for a given time is called electric energy consumed by the circuit। यानी कि वो सप्लाई लाइन दे रही है तो सप्लाई का वोल्टेज अगर V है तो VIT या पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी वर्क डन आएगा। SI यूनिट जो जूल की है इसकी यूनिट जूल होगी और जूल जो है वो 1 वाट इंटू सेकेंड के इक्वल होगा, पावर की यूनिट वाट। कॉमर्शियल यूनिट जो इसकी होती है वो किलोवाट आवर है, इसी को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसका कि आप 10th वगैरह में कैलकुलेशन करते हैं। 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट जो है वो 1000 वाट आवर है। आवर को अगर सेकंड में चेंज कर दें तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करें तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया। ठीक, नंबर ऑफ यूनिट अगर कैलकुलेट करनी है किलोवाट आवर तो जैसा कि 10th न्यूमेरिकल में करते थे तो उसमें वाट अगर और आवर दिए हैं, वाट में वोल्ट इंटू सेकंड भी दिया सकता है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट है उनके वोल्टेज और वो दिए होते हैं, उनमें 1000 को डिवाइड कर दें तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगी। हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप समझ लें कि चाहे करंट डीसी हो और चाहे एसी हो, हीटिंग इफेक्ट जो है वो दोनों में एक जैसा होता है, क्योंकि एसी में करंट रिवर्स हो जाती है बार बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीटिंग इफेक्ट वही रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन है या जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है आयंस को, वो दोनों में एक जैसा इफेक्ट होगा। तो हीटिंग इफेक्ट इज कॉमन इन both DC and AC in instrument based on the heating effect is common in DC and AC। जैसे आप जो एमीटर आते हैं
वो एक कुछ तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पर होते हैं, वो तो डीसी में काम कर जाते हैं, लेकिन एसी के केस में वो काम नहीं करते हैं। तो एसी के केस में हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करते हैं, जो हीटिंग इफ़ेक्ट के बेसिस पर हों। डीसी में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाले भी यूज़ कर लेते हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट इज़ जो है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है, जैसे थर्मो में आप पढ़ते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन को है और हीटिंग इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें तो इसका ये मतलब नहीं कि कूलिंग होने लगेगा। हीटिंग इफ़ेक्ट दोनों में एक जैसी रहेगी, यानी हीटिंग इफ़ेक्ट इज़ इरिवर्सिबल है। इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ रिवर्स्ड, देन कूलिंग डज़ नॉट अकर। ठीक? ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब ज़रा देखिए, मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बल्ब हो, फैन हो, हीटर हो, ठीक? ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें आप कभी भी देखेंगे तो लिखा होता है कि जैसे बल्ब में लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट। यहाँ पर इंडिया में सभी 220 वोल्ट पर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं या इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं, इनका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब वो कांस्टेंट वोल्टेज पर डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका बल्ब है, वो 220 वोल्ट पर डिज़ाइन है, जो कि जनरली डिज़ाइन्ड होता है यहाँ पर। तो 220 वोल्ट से अगर आप ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे और सिंगल बल्ब लगा हुआ है, यानी और ड्रॉप कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो नेचुरल है कि बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। कम वोल्टेज लगाएँगे तो फिर वो लाइट वगैरह कम देगा या इफ़ेक्ट कम देगा। हीटर होगा तो कम हीटिंग इफ़ेक्ट देगा, ठीक है ना? तो क्या चीज़ कॉमन होती है? वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक? अब जैसे ये 220 वो हमने पहले पैरेलल कनेक्शन लिखा है। देखिए, ध्यान रखना कि घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सभी पैरेलल होते हैं। क्या करते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बल्ब में ये बैटरी लगी हुई है। वैसे घरों में एसी आता है, हम लोग डीसी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये बैटरी लगी है, इसके पैरेलल में ये बल्ब लगा दिया है, ये बल्ब ये लगा दिया, ठीक है ना? अब बल्ब में ऐसे लिखा होता है कि 100 वाट 220 वोल्ट। जैसे ये दूसरा बल्ब लिया, ये 60 वाट और 220 वोल्ट पर है, ठीक? ये दोनों पैरेलल में लगा दिए, जो कि जनरल कनेक्शन होता है। मेन करंट आई होगी, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। तो जब भी हमें बल्ब का रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होगा, तो हमेशा P = V²/R का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है। कांस्टेंट वोल्टेज पर वो डिजाइन किए गए हैं। आप वोल्टेज कितना लगाते हैं वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना? आप कम भी लगा सकते हैं, ज्यादा लगा देंगे तो बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे ये सिंगल बल्ब है, ये पैरेलल में बल्ब है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया है और कनेक्शन वायर का लेते नहीं है रेजिस्टेंस, तो ये जो वोल्टेज है वो इसी के क्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 220 वोल्ट से ज़्यादा लगा देंगे तो फिर इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी और जिससे ये बर्नआउट हो जाएगा। तो हमेशा बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है तो इसी को फार्मूले में R इधर लाइए, P को डिनोमिनेटर में करिए, तो R = V²/P हो गया। हमने पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला है, V²/P से वोल्टेज 220 × 220/100, ये 484 ओम आ रहा है। और दूसरे केस में 60 था, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 807, ये नियरली है, 6 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर ध्यान देना, पावर ये P1 ले लिया, P1 की पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज कांस्टेंट है। इसलिए P1 अगर ग्रेटर देन P2 है तो R1 लेस देन R2 होगा, ठीक? और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है ज्यादा पावर वाले का, तो इसमें करंट भी ज्यादा जाएगी, ठीक है ना? उसी हिसाब से डिजाइनिंग होती है। इसमें करंट यानी कि I1 ग्रेटर देन I2 होगा, तो इसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। घरों में आपको मालूम भी है, अगर 100 वाट और 60 वाट का बल्ब ले आए तो ब्राइटनेस किसमें ज्यादा होती है? 100 वाट में, ठीक? सीरीज कनेक्शन में अलग होता है, घरों में सीरीज नहीं होता वैसे। तो ब्राइटनेस ऑफ द P1 इज ग्रेटर देन द P2 होगा, ठीक? अगर इसमें एक बात है, अगर एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो दूसरा बल्ब आप काम करता रहेगा। घरों में देखा होगा कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, हीटर खराब हो गया, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो है वो चलते रहते हैं लाइन में, ठीक है ना? तो पैरेलल ग्रुपिंग में ये सारा ध्यान रखें, और बल्ब के केस में ध्यान रखें रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन का, कि कैसे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाए जाते हैं कि वोल्टेज को कम ज्यादा दे दें या कुछ भी करें। हाँ, अब आप सीरीज कनेक्शन में देखें, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है डीसी की, इसमें 100 वाट और 60 वाट के दोनों बल्ब हमने सीरीज में लगा दिए हैं, ठीक? ये इसकी पावर P1 है, इसको P2 लिया है, दोनों 220 वोल्ट पर डिजाइनिंग है। सेम मेथड से रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, पहले का रेजिस्टेंस 484 आया, दूसरे का हमने नियरली 807 लिया है। यहाँ पर अब जब आपने फार्मूला ये लगाएंगे रेजिस्टेंस का, तो हमेशा ध्यान रखना कि V²/P ही लगेगा, ठीक? चाहे सीरीज में लगे हो चाहे पैरेलल में लगे हो, ठीक है? अब इन दोनों में सीरीज होने की वजह से इन दोनों में करंट सेम होगी।
अब जो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा उसके लिए हम आई स्क्वायर आर लगा रहे हैं, ठीक। तो पहले में करंट दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस R1 है, नेचुरल है कि R1 लेस देन R2 है, तो हीटिंग इफेक्ट H1 लेस देन H2 होगा। इसका मतलब जिसके वॉटेज ज्यादा है वो कम हीटिंग इफेक्ट देगा, यानी उसकी ब्राइटनेस कम होगी। सो द बल्ब ऑफ हायर वॉटेज विल गिव द लेस ब्राइटनेस, यानी कि सीरीज में अगर आप 100 वाट और 60 वाट के बल्ब लगा देंगे तो 100 वाला बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी, वो हल्का जलेगा, ठीक है ना। तो इफ वन बल्ब और सीरीज में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी लाइन फ्यूज हो जाएगी, वन बल्ब गेट फ्यूज्ड अदर विल नॉट वर्क, ठीक। और जो इन हीटर हो या आपका जो है वो गीजर वगैरह है जिनमें कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम यूज करते हैं। ये बोर्ड के लिए ध्यान रखना, नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इजिली ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि डक्टाइल होते हैं मटेरियल, इजिली ड्रॉन इनटू वायर, ठीक। इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा। इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, एयर में जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए नाइक्रोम का यूज जो है वो करते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे फ्यूज वायर पर। फ्यूज वायर में जन 63%, 10 और 37% लेड होता है ये घरों में। अब फ्यूज वायर जो है वो जनरली यूज नहीं होते हैं, अलग से हैं, लेकिन ये जो मेन लाइन होती है वहां पर ये पूरे घर में जो कनेक्शन लगे होते हैं वहां मेन लाइन के सीरीज में इसको हम लगा देते हैं फ्यूज वायर को। इससे अगर करंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो वायर फ्यूज हो जाता है और घरों में सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो फ्यूज वायर के रिलेशन में वैसे ये जनरली बोर्ड में कम पूछा जाता है, थोड़ा सा एक दो बेसिक पॉइंट इसके ध्यान रखना, और आगे के पॉइंट जो इसके हैं वो कॉम्पिटिटिव के लिए जरूर लर्न कर लेना। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सुइटेबल करंट रेटिंग होती है इसकी। इट मेल्ट्स इफ द करंट ग्रेटर देन द पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड करंट कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इसमें जब करंट जाती है तो हम वो मेल्ट हो जाएगा, हम इसको ध्यान रखना करंट कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें जो करंट कैपेसिटी होती है उसकी डिजाइनिंग इस हिसाब से करते हैं, जैसे ये कोई फ्यूज वायर है, सिलेंड्रिकल, इसकी लेंथ एल है, ठीक। इसमें जो जब ये हीटअप हो जाएगा तो जो हीट का लॉस होगा वो ये सरफेस एरिया से होगा, क्योंकि सरफेस से रेडिएशन लॉस यहाँ निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लॉसेस होंगे अदर, यानी एटमॉस्फेयर को जो टच में जो एयर मालिक्यूल्स वगैरह हैं उनके थ्रू जो हीट जाएगी वो सरफेस से जाएगी। तो जरा फार्मूला ध्यान दें, यहाँ हीट जो प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वायर आर है, और एच जो है वो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है इन स्टेडी स्टेट। तो ये रेट ऑफ लॉस ऑफ जो हीट है वो हीट जो है वो पर यूनिट एरिया है, इसमें एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया सरफेस एरिया होता है, ठीक। जो रेजिस्टेंस है उसके फार्मूला में रो एल ओवर ए होता है, इसमें जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसलिए यहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो एरिया है इसमें हीट का जो लॉस होगा वो सरफेस से होगा, इसलिए 2 पाई आर एल आएगा। यहाँ से ये लर्न कर लेना कॉम्पिटिटिव के लिए कि करंट कैपेसिटी इसकी आर पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ये हीट करंट कैपेसिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट इट मेल्ट सच दैट, जब हीट होगा तो नेचुरल है ये वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो मेल्ट होने में हीटिंग इफेक्ट से जो आपको मालूम है टेम्परेचर जब राइज होता है तो उसका जो फार्मूला है हीट का वो Q = mc डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये आई स्क्वायर आर टी, ये जूल में होगा, इसलिए जे से डिवाइड करके कैलोरी में से कन्वर्ट कर दिया, इसमें रेडिएशन लॉस को निगलेक्ट कर दिया है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एल डालिए, ठीक, डेंसिटी डाल दीजिए, और रेजिस्टेंस की जगह रो एल ओवर ए, ये एरिया पाई आर स्क्वायर डालिए। यहाँ से चेक करिए ये जो टाइम टी है वो आर पावर 4 के प्रोपोर्शनल आता है, यानी कितनी देर में मेल्ट होगा ये डिपेंड करता है कि उसका रेडियस कितना है वायर का, ठीक। ये दोनों ही क्वांटिटी जो है वो हीट, करंट कैपेसिटी और टाइम, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। ये आर पावर 4 से वेरी करती है और ये आर पावर 3/2 से वेरी करती है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लर्न करना है। हाँ, यहाँ पर हमारे कुछ ग्राफ रह गए थे हमको डिस्कस करने के लिए। जैसे ये कोई बैटरी लगी है, इसका ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अगर आप ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर का प्लॉट करते हैं तो नेचुरल है कि ईएमएफ तो चेंज होता नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर दूसरा ग्राफ हमने बनाया है वी वर्सेस आई।
तो V इज इक्वल टू आपको मालूम E माइनस आई आर होता है। तो इसका जो आपका इक्वेशन लिखेंगे कोऑर्डिनेट की, तो V की जगह y पुटअप कर दें और I की जगह x पुटअप कर दें, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी आया, स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम करंट को जीरो करते हैं तो V E के इक्वल होगा, जो कि आपको मालूम EMF की डिफिनीशन भी है। और अगर आप यहाँ पर जो है V को जीरो करते हैं तो करंट E बाई आर आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू नोट कर दी है। अब हमने ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड बोर्ड के लिए, ये V वर्सेस R का प्लॉट किया है। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर में करंट की वैल्यू पुटअप करिए V बाई आर, और इस टर्म को लेफ्ट में लाइए, V को कॉमन लीजिए, तो V का ये एक्सप्रेशन बन गया E अपान 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। अब यहाँ ध्यान से देखें, अगर R टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, और जो V है वो टेंस टू E हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 प्लस 0 1 रहेगा, तो V E के इक्वल हो जाएगा। और R को अगर जीरो पुटअप कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, यानी B जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसे जाएगा, R टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जो है वो टच करेगा एसिम्प्टोट को, इस लाइन को E के इक्वल, और अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुटअप कर देंगे तो ये E बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ आर्टिकल देखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहाँ पर ये सेम सर्किट है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। जो लोड को पावर ट्रांसफर होगी उसका फार्मूला I स्क्वायर R बनेगा। यहाँ पर करंट हो जाएगी E डिवाइडेड बाई R प्लस R, वो यहाँ पर पुटअप कर दें, तो I की वैल्यू यहाँ पर डाल दें। अब पावर को अगर आपको मैक्सिमम बनाना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को, जैसा कि हमने सेल के केस में किया था, R प्लस R के होल स्क्वायर को R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4R इंटू R लिखिए। पावर मैक्सिमम के लिए ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर ये दोनों टर्म ये जीरो नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस टर्म को जीरो आप कर सकते हैं R माइनस R का, इसलिए R इज इक्वल टू R हो जाएगा यहाँ पर इसको जीरो करने पर, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। दूसरा मेथड भी है, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं dP बाई dR कैपिटल R के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो टर्म हमने लिखा है इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, पावर -2 लगाइए और प्रोडक्ट रूल लगा दें फर्स्ट इंटू सेकंड। तो R यहाँ नोट कीजिए, -2 नीचे लिखिए, एक पावर कम किया -3 प्लस R का यहाँ -2 करिए, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर जीरो कर दीजिए। ये टर्म डिनोमिनेटर में ले जाइए, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो R इज इक्वल टू R आ गया। इसका मतलब है हमने यहाँ भी नोट किया है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और कितनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी लोड के लिए, तो P मैक्स में इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दें, या कैपिटल R की जगह स्मॉल r कर दें, तो E स्क्वायर अपान 4R आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से जो सोर्स है हमारा बैटरी है, हम अगर उसकी इफिशियंसी को निकालते हैं तो इफिशियंसी आउटपुट अपान इनपुट होती है। आउटपुट यहाँ पर जो मिलेगा वो लोड रेजिस्टेंस में यहाँ जो पावर डेवलप होगी वो आउटपुट होगा, और इनपुट यहाँ दोनों में जो पावर डेवलप होगी वो इनपुट होगा, ठीक, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर होगी वो यूटिलाइज नहीं होगी। तो पावर डेवलप्ड इन कैपिटल R या पावर डिवाइडेड बाई पावर डेवलप्ड इन R प्लस R, इसमें I स्क्वायर R इसमें पावर होगी, यहाँ पर I स्क्वायर R प्लस R होगी, इसमें I स्क्वायर को कैंसिल करें तो इफिशियंसी का फार्मूला कैपिटल R अपान स्मॉल r प्लस R आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होती है तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होता है, इसको अगर पुटअप करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका मतलब 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर जब मैक्सिमम होगी तो इफिशियंसी 50% होगी। यहाँ पर जो हमने ये इफिशियंसी निकाली है R अपान R प्लस R, अगर हम इसमें कैपिटल R से यहाँ पर डिवाइड, तो यहाँ पर जो है वो इफिशियंसी का ये फार्मूला बन गया R अपान R प्लस R, ठीक है। जब पावर आपकी मैक्सिमम ट्रांसफर होगी तो आपको मालूम है इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो ये 1/2 आएगा, इसका मतलब 50% आएगी। अब हमने यहाँ पर जो ये डार्क ग्राफ बनाया है ब्लैक कलर से, ये तो पावर का ग्राफ है। पावर यहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो आपको मालूम है, E स्क्वायर अपान 4R के इक्वल होगी। जब कैपिटल R यानी कि लोड रेजिस्टेंस जीरो होगा तो वहां पर डाल के देख लें, पावर वहां पर जीरो होगी। जब R टेंस टू इन्फिनिटी है तब भी पावर जीरो होगी, और मैक्सिमम पावर होती है जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके मैक्सिमम पावर में हमने स्मॉल r लिख दिया है। इफिशियंसी का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो R को यहाँ पर डिवाइड करें, यहाँ ध्यान से देखें,
देखें जब R यहाँ पर 0 होगा तो इफिशियंसी 0 होगी, यानी कि ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जब R जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब इफिशियंसी 100% होगी। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके 100% मिला दें, ये ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियली जो है वो जैसा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। और जब ये इफिशियंसी का जो ग्राफ है यहाँ पर ये पावर मैक्सिमम हो रही है, इसलिए पावर जब मैक्सिमम होगी तब इफिशियंसी 50% होगी, यानी यहाँ पर आप 50% बना दें और यहाँ पर ये 100% हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका बन गया पावर का और इफिशियंसी का, हमने दोनों ग्राफ एक ही उसमें बना दिए हैं। हाँ, इसमें अब हम आपको जरा कलर कोडिंग को समझाना चाह रहे हैं। कलर कोडिंग के बारे में, जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कार्बन रजिस्टर लगे होते हैं, छोटे-छोटे सिलिंड्रिकल होते हैं। उनमें जैसे ही हमारे पेन में ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है ना, ऐसे कलर की जो है स्ट्रिप होती हैं, ठीक? थिन होती हैं बहुत, तो उनसे उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाला करते हैं कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है और कितना उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो उसके लिए कलर का नंबर दे रखे हैं, वो नंबर इस तरह के हैं। ये कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर है, ये कलर है, ये उसके नंबर हैं। अभी इनको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। कलर में ब्लैक का नंबर 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है, वायलेट का 7 है, ग्रे का 8 है, व्हाइट का 9 है और गोल्ड का कोई नंबर नहीं है। मल्टीप्लायर को हम अभी आप बताते हैं। ये जो यहाँ नंबर लिखे हैं यही मल्टीप्लायर में है, 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3। इनका मल्टीप्लायर 10 पावर -1 है, 10 पावर -2 है। और ये टॉलरेंस है, यहाँ तक का कोई टॉलरेंस नहीं है, केवल टॉलरेंस के लिए थर्ड कलर दिया, फोर्थ दिया रहता है कलर, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस है, सिल्वर है तो 10 है, नो कलर है तो 20। अब आप सीधे निकालना सीखें। देखिए, ये हमारा जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कार्बन रजिस्टर है सिलिंड्रिकल। इसमें ये इधर जो कलर दिया है पहला वो येलो है, दूसरा रेड है, तीसरा ग्रीन है और यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा होती है और ये गोल्ड कलर है, ये टॉलरेंस देता है। अब आप समझ लें क्या होता है। जो पहला कलर होगा उसका नंबर नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर येलो है, येलो को चेक करें, येलो का नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लें, ठीक। दूसरा नंबर कलर चेक करें, रेड, वो भी नंबर नोट करेंगे। रेड का नंबर कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दें, ये बन गया 42। अब जो थर्ड वाला होगा ग्रीन, वो पावर में जाएगा। ग्रीन का नंबर कितना है? 5, तो ये मल्टीप्लायर लेंगे थर्ड कलर के लिए, तो 10⁵, ठीक। 3 हो गए ये। चौथा ये टॉलरेंस के लिए होता है, ये गोल्ड है, वो यहाँ पर आ जाए, तो गोल्ड वाला जो है वो 5% टॉलरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 5% प्लस माइनस लगा दें, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में 5% का वेरिएशन हो सकता है। अगर सिल्वर है तो 10% का, और कोई भी कलर नहीं है तो नेचुरल है कि वो 20% का उसमें वेरिएशन माना जाएगा, ठीक है ना। अगर ये थर्ड, यानी कि अच्छी तरह से तैयार रखना, पहले 2 नंबर सिंपल डिजिट देंगे रेजिस्टेंस का। थर्ड जो पहले 2 कलर, जो थर्ड कलर होगा वो मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में लिखा जाएगा, यानी मल्टीप्लायर लिखा जाएगा, ठीक। फोर्थ जो स्ट्रिप होगी, अगर उसमें कोई गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा या नो कलर होगा, 3 ही होंगे उसमें, ठीक। उनका ये टॉलरेंस देगा 5% है, 10% है या 20% है, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर थर्ड नंबर पर अगर कलर हमारा गोल्ड हो जाए यहाँ पर, तो फिर ये मल्टीप्लायर होगा 10⁻⁻1। सिल्वर हो जाए तो 10⁻⁻2, यानी कि 2 डिजिट रेजिस्टेंस के ये जो 2 कलर हैं उनके नंबर लिखेंगे। थर्ड में जो भी हो कलर उसका पावर में लिखेंगे मल्टीप्लायर, और फोर्थ के लिए हम प्लस माइनस टॉलरेंस लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल इसका अपोजिट ले लें। जैसे आपको कोई रेजिस्टेंस दे दिया गया 2.4 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 20%, तो पहले तो यहाँ डेसिमल हटाएं क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁶ को हटाकर 10⁵ करें और इसको यहाँ पर 24 करें, ठीक। प्लस माइनस ये 20% हो गया। अब नंबर वहां से चेक कर लें। रेड यहाँ पर 2 है, 2 का देखिए नंबर 2 जो है वो रेड है, तो पहला कलर रेड होगा। 4 वहां पर चेक करो, 4 येलो है, तो दूसरा कलर जो है वो येलो होगा। ये मल्टीप्लायर में 10⁵, चाहे 5 वहां से देख लें, ग्रीन, तो थर्ड कलर ग्रीन का होगा। और 20% जो टॉलरेंस है उसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें जो फोर्थ स्ट्रिप होगी वहां कोई कलर नहीं होगा।
ये जो नंबर है इनको लर्न करने के लिए 2 सेंटेंस बना रखे हैं जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ जाए। हमने रेड कलर से जो दिया है यहाँ पर वो तो नंबर ले लिया है, कलर जो है आपके, ठीक है ना। और बाकी ये जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है इसका कोई यूज नहीं है। देखिए बी रॉय, बी से मतलब आप चेक करो, बी से मतलब ब्लैक, इनमें आपस में मिक्सिंग नहीं करना। फिर बी ब्राउन, आर ओ वाई, यहां से देखो आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का केवल जी लेना है ग्रीन, ब्रिटेन का बी लेना है। और ये सीरियल से हो गए 0 1 2 3, 1 से ना कर देना, वहां एग्जाम में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का बी लेना है, ठीक। वेरी, वी ये वायलेट है 7 नंबर। वेरी गुड, तो इसका केवल कैपिटल जी, गुड, ग्रे नंबर, ठीक। वेरी गुड वाइफ, वाइफ का केवल डब्ल्यू लेना है, डब्ल्यू मतलब वाइट हो गया, तो इसका 9 नंबर है, ठीक। वियरिंग, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये जी से ये ले लिया, गोल्ड, सिल्वर तो डायरेक्ट है, और नेकलेस में स्मॉल एन ले लो, नो कलर। ये हम पूरा भी लिख सकते थे, वैसे जी फॉर गोल्ड हो गया, एस फॉर सिल्वर हो गया, तो इसे लर्न कर लें। बस ये ध्यान रखना, ये बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये बी और बी में कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैक ब्राउन, ठीक है ना, इनमें। और यहाँ भी बी है, तो इसलिए जो है वो 3 जगह है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। कई बार स्टूडेंट को हमने देखा एग्जाम में कि वो भूल गए कि यहाँ कौन सा बी था, यहाँ इधर कौन सा था, इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्लैक ब्राउन है, ठीक है ना। नहीं तो सीधे लर्न कर लो ब्लैक ब्राउन रॉय, ठीक। और यहाँ से फिर ये याद रहेगा कि आपको ये ब्लू है, ठीक है ना। तो डबल जहां पर है ये ब्लैक ही है, यहाँ पर जो 3 बार आया है। और एक और मेथड बना रखा है, ये ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट, इसके भी नंबर फर्स्ट नंबर ले लिए, वहां से मैच कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक का बी ले लिया, ब्राउन ये ले लिया। यहाँ इसमें एक बात ये है कि तुम्हें ये ध्यान बना रहेगा कि ब्लैक और ब्राउन 2 हैं, ये ज्यादा ठीक है ऊपर वाले से। ब्लैक ब्राउन रॉड का रेड कर लो, तो ब्लैक, ये आर तो वैसे ही ध्यान रहेगा, तो ब्लैक ब्राउन अगर लन रहे तो यहाँ पर ध्यान रहेगा कि ये वाला बी ब्लैक का है। तो ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, इसमें नो कलर नहीं है, ध्यान रखना लास्ट में नो कलर है, ठीक है ना। वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, तो इससे आप यहाँ पर मैचिंग कर लें, इनको लर्न कर लें, और इन 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, आप इससे इनको कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में आपको जो है वो थ्योरी करा दी है, काफ़ी पावर ट्रांसफर थ्योरम वगैरह करा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।